हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते हैं बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनसीईआरटी का एक पुद्दू सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कोफिशिएंट। ये चैप्टर का है सर जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से फील ले लिया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बहुत सारी चीजें भी पढ़ ली है, जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, हाँ ये पढ़ लिया, कोफिशिएंट भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी किसमें, वीडियो 1 में, वीडियो 1 में। तो उसको जरूर देखना। तो ये वाला तो भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये वीडियो, बट हाँ यहाँ पे अच्छे से एनसीईआरटी में किस तरीके से बताएं वो समझें। पहले तो मैं ऊपर से बताता हूँ भाई साहब कि क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखो हम लोगों ने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब जो चीज चेंज होती रहती है, जैसे x y z a b c। ये क्या है, ये अल्फाबेट है, बट इसके अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये चेंज हो रही है। तो इसीलिए x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y की कोई भी वैल्यू, z की कोई भी वैल्यू चेंज हो रही है। अब जैसे कि मैं इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, या फिर मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ करके चला रहा हूँ, ठीक है। तो कभी मैं 10 पे चला रहा हूँ, तो कभी मैंने बहुत तेज चलाई, कभी 20 पे चलाई, कभी 40 पे चलाई, कभी 50 पे चलाई, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक। तो ऐसे चलाया मैंने, ठीक, ऐसे चलाया। या साइकिल चला लो, साइकिल चला रहे हैं, कभी 5 की स्पीड में चला रहे हैं, हाँ। फिर देखा कोई मुझसे तेज चला रहा है तो मैं आप और चलाने लगे तेज, ना, फिर 10 की स्पीड पे, फिर और तेज, फिर 15 की स्पीड में चलाने, फिर ज्यादा मत चलाना, बस यहीं पे रुक जाओ, ठीक है, नहीं तो गिर जाओगे। तो आप क्या कर रहे हो, कभी चेंज हो रही है, तो वो वैरी कर रही है, स्पीड होगी ये वैरी करती है, डिस्टेंस वैरी कर सकती है, ठीक। चलो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज कांस्टेंट चेंज ना हो, जैसे 2 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है, 2 5 6 7 8 9 डॉट 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 100 भी हो सकता है, 200, तो कांस्टेंट उसे कहते हैं। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को मिला के भी कह सकते हो, इन दोनों को मिला के भी टर्म बनता है। मिला के भी मैं कह रहा हूं, मिला के भी टर्म बनता है, बट सुनते रहो, टर्म कैसे बनता है, सुनो। टर्म्स जो होते हैं इन वेरिएबल्स को भी टर्म कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वेरिएबल्स जो होंगे, ठीक है, x y z, ये भी ये टर्म कहलाएगा। और कांस्टेंट भी एक वेरिएबल, वो कांस्टेंट भी टर्म कहलाता है, मतलब 2 3 4 5 जो भी हो, 100, ये भी क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। और अगर कांस्टेंट, अब सुनना, यहां पे मैंने वेरिएबल लिखा है, मतलब x y z, वेरिएबल्स हो सकते हैं, बल्स मतलब s लगा दूं तो x y z की जगह क्या हो सकता है, x y z तो होगा, साथ ही साथ वेरिएबल्स मतलब x y भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, x स्क्वायर, मतलब इसका मतलब तो सेम है बट इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स मतलब मल्टीप्लाई में लिखते चल जाओ, एबीसीडी सब वेरिएबल में आएंगे। कांस्टेंट्स तो समझ ही जाओ, 2 into 3 into 4, तो वो तो ऑब्वियस बात है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कांस्टेंट्स का इनटू वेरिएबल कह लो या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट कह लो, देखना तो रिजल्ट एक ही है, ठीक है। वेरिएबल इनटू कांस्टेंट ले लो, मतलब 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलने वाला है वो छाही तो मिलेगा ना, चलो समझ में आ गया आपको। तो अब कांस्टेंट, अब देखो इसका मतलब तो आपको समझ में आएगा, x y z, x y, और इसका 2 3, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब समझो, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू मान लेते हैं 3, वेरिएबल मतलब क्या होगा, x। अब अगर मैं कांस्टेंट्स इनटू वेरिएबल्स s लगा दूं तो इसका मतलब कांस्टेंट्स का मतलब 3 into 4 लिख दिया, इनटू वेरिएबल्स मतलब अब दे ले लो, कितने भी ले लो, x y z सब अब लेते चलो, मैं यहीं पे रुक जाऊं, आप आगे भी जा सकते हो। तो ये जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 x y z। तो ये क्या है, ये भी एक टर्म है। मल्टीप्लाई में जब लिखा रहता है तो उसको एक ही टर्म कहते हैं, तो उम्मीद करता हूं ये आपको आ गया होगा कि टर्म का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया, क्या सर आपने तो बता दिया, यहाँ पे टर्म का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना। टर्म का मतलब ये होता है। अब आते हैं फैक्टर्स, क्या आते हैं, अब आते हैं फैक्टर्स। काफी बच्चों को शायद आया ना हो, 3 तरीके से टर्म होते हैं। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको भी टर्म कहते हैं, एक नया मैजिकल नाम दे दिया गया। इस कांस्टेंट को भी टर्म कहते हैं, एक अलग नाम दे, एक और नाम दे दिया गया। अब एक टर्म
टर्म, अब असली टर्म क्या होता है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो जो मिलता है ना वो हमें टर्म मिलता है, ठीक। और इन टर्म्स को एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, बट अभी हम लोग जो समझ रहे हैं वो समझो, ठीक है ना। अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या फैक्टर्स। अब देखो यहीं पे आप समझ सकते हो कि एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, ध्यान सुना। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, अब इन्हीं सबको अगर मैं ऐड करके लिख देता हूं, एक झोले में डाल देता हूं, तो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब समझो कलेक्शन, सुनो, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब देखो अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, तो ये कलेक्ट किया मैंने एक बॉक्स में, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैं लिखूं x 3x y प्लस 1, तो ये भी क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो ये वो वाला हो गया। तो ये क्या प्लस 1 कर दिया, तो 1 क्या है, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वाला एक टर्म हो गया, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स वाला ये एक टर्म हो गया। तो ये अगर मैं कहूं नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इसमें कितने टर्म, 2 टर्म, तो 2 टर्म का कलेक्शन हमें क्या दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया। हाँ, तो उम्मीद करता हूं शायद आ गया होगा आपको, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, पहली वाली वीडियो देखो, मैं एकदम मक्खन तरीके से बताऊं, ठीक। चल फैक्टर्स समझते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई भी टर्म उठा लो, जैसे कि अब टर्म समझ में आ गया होगा ना, 3xyz। अगर मैं इसमें से कहूं आपको फैक्टर्स क्या है, इस टर्म में फैक्टर्स क्या है, तो इस टर्म में जितने भी कांस्टेंट, जितने भी वेरिएबल होते हैं, वो सभी फैक्टर्स होते हैं इस एक्सप्रेशन के। मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन है, तो देखो इसमें क्या है, टर्म उठाइए, मैं मान लेता हूं टर्म है, ये मानो ही टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म में कितने फैक्टर्स हैं, तो देखो फैक्टर्स कितने हैं, 4। कैसे, 3 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, ठीक, y एक फैक्टर है और एक z एक फैक्टर है। तो ये सब एक फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स टर्म के अंदर जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो सब निकाल लो बाहर, वो सभी हो जाती हैं क्या, अपनी फैक्टर्स। तो उम्मीद करता हूँ शायद आया होगा, नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, भी बताते हैं आपकी बुक में क्या है। अब जैसे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, जैसे 3xyz लिखा था ना, इन सब में से इस सब में से बस अगर मैं आपसे पूछता क्या कि भैया बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर अगर मैं पूछूं आपसे नंबर, इस एक्सप्रेशन में टोटल नंबर कितना लिखा है, नंबर कितना लिखा है, तो नंबर क्या लिखा है, 3। तो 3 क्या है, 3 क्या है, कोफिशिएंट। अगर मैं लिखता 3x प्लस 1, तो अगर मैं कहता x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, ठीक है ना। अगर मैं लिखता 5y², अगर मैं कहता इसका कोफिशिएंट क्या है, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या कहोगे, 5। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, यही क्या होती है, अपनी कोफिशिएंट। तो उम्मीद करता हूँ आया होगा, ठीक। अब देख लेते हैं अपने बुक में क्या क्या तरीके से क्या क्या चीजें बताई गई। तो बुक खोल लो, बहुत अच्छे तरीके से कह रहा है, सुनना, पेज नंबर मैं बता देता हूँ, 138। तो देखो क्या लिखा है, टेक द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5। तो इन्होंने कहा एक एक्सप्रेशन ले लीजिए 4x प्लस 5। एक्सप्रेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो ये कितने टर्म है, एक ये टर्म, ठीक। उम्मीद करता हूं आया होगा। कह रहा है कि ये एक ले लीजिए, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म। तो यही चीज बता दिया ना अभी मैंने आपको, ये एक है, ये एक है, ठीक। इसमें कहा 4x एंड 5, तो ये 4x एक टर्म है और 5 एक टर्म है, ठीक है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। मैंने आपको बता ही दिया था कि जब टर्म्स को ऐड कर देते हैं, जब टर्म्स को ऐड करते हैं, ऐड मतलब क्या, कलेक्शन, हाँ कि ना, कलेक्शन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ऐड कर देते हैं। तो अब देखो 5 प्लस 4x, एक टर्म को ऐड कर दिया, तो ये क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया, एडिशन। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। Terms themselves can be formed as the product of factors। यहां पे सुनना, terms themselves मतलब खुद ही, formed as the product of factors। जब हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, फैक्टर्स का प्रोडक्ट, तो हमें टर्म ही मिलता है। तो ध्यान से देखो ये क्या है, 4x एंड 4x क्या है, 4x में जो x है ये इस 4x का एक अलग फैक्टर है, और ये जो है 4 ये एक अलग फैक्टर, यही कहना चाह रहा है। कोई भी टर्म हो जैसे कि 5xyz,
अगर ये है तो इसमें अगर मेरा फैक्टर पूछ रहा है तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो 4 फैक्टर है हमें, ठीक है। इसी तरीके से हमको यहाँ पे पूछा गया है द टर्म 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 4 एंड x। तो इसी तरीके से देखो कि 4x जो है नंबर, इसमें जो प्रोफैक्टर्स हैं वो क्या है, 4 है और एक है x, ठीक है। चलो द टर्म 5 is themselves, यानी 5 is made up of one factor। ये देखो, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट फैक्टर सुनो, अगर सिर्फ 5 लिखा है, 5 लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है, 5, तो ये भी एक 5 क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, ये एक फैक्टर है, ठीक है। इज मेड अप ऑफ, सुनो ध्यान से ना है, मेड अप ऑफ जस्ट वन फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर से बन के मिला है। द टर्म 5, ये टर्म जो है, ये टर्म जो 5 है, ये टर्म जो 5, ये टर्म कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है 3 4 5, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म सिर्फ क्या है, सिर्फ एक फैक्टर है, वन फैक्टर, ठीक। चलो फिर आते हैं दूसरी लाइन पे, कह रहा है द एक्सप्रेशन 7xy minus 5x has 2 terms। अब सुनता अच्छे से, अब समझ में थोड़ा सा आना शुरू हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि 7xy minus 5x, इसमें कह रहा है क्या, लाइन पढ़ो, has 2 terms, मैंने आपको बताया था। अब किस किस को टर्म का मतलब समझ में आता है, टर्म क्या होता है, टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो टर्म क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये वाला टर्म कौन सा टर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, ये है एक कांस्टेंट, वेरिएबल्स 1 और 2, ये है एक कांस्टेंट और ये है क्या है, एक वेरिएबल, तो ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म, तो कितने टर्म हो गए, 2। इस वाले टर्म, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म। अगर पूछता है इस टर्म में कितने फैक्टर्स हैं, ध्यान सुनो, 7xy एंड माइनस 5x, ठीक है, हैज 2 टर्म्स। हाँ ध्यान सुनो, ध्यान से, अगर पूछता कि कौन कौन से टर्म है, तो ये एक टर्म है, ये इधर, और ये एक टर्म, मतलब सुनो, पहला टर्म हो गया 7xy, दूसरा टर्म हो गया -5x। टर्म की जब बात होती है तो ये माइनस भी ले लेंगे साथ में, टर्म की जब बात होगी तो माइनस भी साथ में ले लेंगे, क्योंकि यहां पे अगर मैं लिखूं ऐसे 7x प्लस -5x अगर लिख दूं, तो ये, अब देखो ये चीज सीधे सीधे लिखी जा सकती है 7xy -5x। बस यहाँ पे हमें बताना था कि ये इंडिविजुअल जो यहाँ पे माइनस रहता है वो टर्म का ही माइनस होता है, और यहाँ पे हमेशा प्लस ही रहेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, इसीलिए ऐड किए हैं, ठीक है, 2 टर्म को। डीप में कुदाई करके हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर ऊपर से भी बता सकता था मैं, 7xy एंड -5x, ठीक, हाँ ठीक है। फिर क्या है, द टर्म 7yx इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 फैक्टर 7x एंड 5। अब देखो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इसमें फैक्टर कितने हैं आप बता दो मुझे, फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, एक है अपना 7, एक है अपना x और एक है अपना y, तो ये क्या है, प्रोडक्ट में लिखे हैं, फैक्टर क्या है, एक है 7, एक है x, एक है फैक्टर्स, तो कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। इसी तरीके से -5x में, -5x में कितने फैक्टर है, पहला तो है हमारा -5 और दूसरा है एक x है, तो उम्मीद करता हूँ आया होगा, हाँ कि ना। चलो अब इसी तरीके से यहीं पे हमें बता दिया कि भाई साहब कोफिशिएंट क्या होता है, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैं, हाँ ठीक है, अब कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट, सुनो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये क्या होता है, ध्यान सुनो। अगर ये एक टर्म है, इसमें पूछ रहा है भैया बताओ हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, या फिर सीधा मेरा कोफिशिएंट बताओ, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो सीधा सीधा जो नंबर लिखा रहता है ना, नंबर वो होता है अपना कोफिशिएंट। बट यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हो 3xy 4, इंटू में 4 भी लिखा है, इंटू में 4 लिखा है, तो अगर पूछ रहा है इस टर्म का कोफिशिएंट बताओ, कोफिशिएंट, तो क्या करोगे, पहले तो टर्म मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 × 3 12xy, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 12, और इसी तरीके से अगर लिखा हो 3 × x × y, यानी 3 × 4 × x × 7, अगर ऐसे लिखा हो 7 गायब है, 2 ले लो। अगर पूछता है इस टर्म का कोफिशिएंट बताओ क्या लिखा है, तो क्या करोगे, सारे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 × 4 8, 8 से 3 24,
24x। तो अब क्या होगा कोफिशिएंट x का 24 होगा, ना कि 2, ना कि 2, ना कि 3। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको कोफिशिएंट बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, टर्म बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। कोफिशिएंट फैक्टर, फैक्टर कहां देखेंगे? टर्म के अंदर। टर्म के अंदर टर्म क्या होते हैं? वेरिएबल खुद में ही एक टर्म है, कांस्टेंट। और वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो और जो मिलता है उसे हम लोग टर्म ही कहते हैं। और टर्म को जब हम लोग ऐड करते हैं, जब टर्म्स को ऐड करते हैं, कलेक्शन करते हैं, टर्म्स का एडिशन या कलेक्शन जब करते हैं टर्म्स को, जब टर्म एक से ज्यादा लेके हम लोग करते हैं, या एक भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाता है? वो एक्सप्रेशन बना देता है। उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहीं पे एक चीज पढ़ लेते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जब एक टर्म होता है तो क्या होता है? जब दो टर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब तीन टर्म होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक होता है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। जब दो होता है तो उसे बाइनोमियल, बाइनोमियल। जब तीन होता है टर्म तो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। और जब 4 होता है तो उसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, जो कि आपके नहीं, ठीक है। तो इसको नहीं समझते हैं, ठीक है। समझ में आएगी? ये समझेंगे अगली वीडियो में, और फिर देखेंगे, जब उसको समझ लेंगे तो फिर देखेंगे कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर मोनोमियल से कैसे, मतलब एक दूसरे से भिड़ाते जाएंगे, एक दूसरे से भिड़ाएंगे, वो भी मल्टीप्लाई करके। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ, चलो। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नन्हे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। तो अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप भूल जाते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।